हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गुड, फाइन। तो चलिए, मैं हूं रंजित रंजन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित फिजिक्स। तो बच्चों, पिछले क्लास में दैट मीन्स कि जो हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ है उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अगर आप पिछला लेक्चर देखें, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दैट मीन्स कि जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं आप, पहला चैप्टर जो है उसमें हम लोगों का ये आज 6th लेक्चर है, यानी इससे पहले हमारा 5 लेक्चर हो चुका है। तो जो 5वां लेक्चर अगर आप देखे हैं, अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आप कृपया जा करके वो पिछला 5 लेक्चर आप देख लें, ताकि यहाँ तक की जो क्लैरिटी है, यहाँ तक जो भी हमने कवर किया है उसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और जिस बच्चे ने देख लिया है उसको मैंने फिर से एक बार रिकैप कर दूँ कि उस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो हमारा था अर्थिंग, कि अर्थिंग क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि अर्थिंग के बारे में हमने बताया था कि अर्थिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये करते क्यों है? इसका मकसद एक ही होता है हमारा, उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज को, उस कंडक्टर को जो हमारा है हमारे पास, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उनको हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो होता यह है कि जब भी हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज हैं तो उसमें अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, उसके अंदर कुछ फॉल्ट आता है, तो उनकी वजह से क्या होता है, वो बॉडी जो है वो चार्ज हो जाता है, और जब आप उसको टच करेंगे, छुएंगे, तो आपको शॉक लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ से बचाने के लिए हम उससे एक वायर निकालते हैं, कंडक्टिंग वायर, उस बॉडी से, और उसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ में एक हम ठीक बार जो है, मेटल जो है, उसको हम ब्यूरिड करते हैं, उसमें गाड़ देते हैं, और उसके साथ वो कंडक्टर जो है हम उसमें जोड़ देते हैं। तो जो भी तो अर्थ जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी है। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन वो उसको दे देता है, अर्थ उसको न्यूट्रल बना देता है, और अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो उस बॉडी से वो अर्थ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर उसको न्यूट्रल बना देता है, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, मतलब चार्ज का शेयरिंग हो रहा है बिटवीन चार्ज बॉडी टू अर्थ, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा अर्थिंग हमने आपको बताया था, जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने अर्थिंग बता दी थी। अब ये अर्थिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो बड़ा सीबीएसई में जो हमारा एकेडमिक एग्जाम है आपका स्कूल का, या फिर जब बोर्ड देंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा लुब्रिकेंट कैरिंग व्हीकल है, जो कोई पेट्रोलियम ट्रक है जो पेट्रोल लेके जा रहा है, कोई लुब्रिकेंट लेके जा रहा है, तो उसके साथ क्या होता है, एक मेटल जो चेन होता है, जो जंजीर होता है, मेटल का जो चेन होता है, उस लुब्रिकेंट ट्रक से मतलब उसके जो टैंक होता है उससे कनेक्टेड होता है, और अर्थ पे वो घिसता हुआ जाता है, मतलब अर्थ को टच करता हुआ वो चेन जो है वो जाता है। तो पूछा जाता है ऐसा क्यों? तो बच्चे, एक ही वजह है कि जब वो हमारा जो व्हीकल है, जो हमारा लुब्रिकेंट लेके जा रहा है, कैरी करके लेके जा रहा है, एक्सप्लोसिव जो लुब्रिकेंट है, ऑयल है, तो क्या होता है, उसका घर्षण होता है। जब उस टैंक में जा रही होती है तो टैंक के साथ वो जो मॉलिक्यूल है उसका घर्षण हो रहा है, उस लिक्विड का, या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल में घर्षण हो रहा है। तो घर्षण की वजह से क्या होता है, उसमें एक चार्ज डेवलप होता है। हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कैसे कैसे बॉडी चार्ज हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। अब जब चार्ज डेवलप हो जाएगा तो हो सकता है उसमें आग लग सकता है, वो बर्न कर सकता है, हीट हो सकता है। तो उस चीज़ से, फॉल्ट से हमें, उस एक्सप्लोसिव को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल जो जंजीर है, चेन है, वो कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो भी चार्ज उस व्हीकल में डेवलप हो रही है, उस टैंक में, उस ऑयल में, वो सारे चार्ज अर्थ को चला जाएगा और उसको न्यूट्रल बना के रखेगा, ताकि कोई घटना ना हो, ठीक है। तो इस वजह से उसमें यूज होता है। दूसरी आप देखेंगे, जो हमारा प्लेन है, जो एरोप्लेन है, उसके जो टायर होते हैं वो एक स्पेशल रबड़ से बनाया जाता है, क्योंकि वो रनवे पर जब वो जो एयरप्लेन, जो हमारा प्लेन है, वो अगर रनवे पर दौड़ता है तो उसका घर्षण होगा हमारा रनवे रोड के साथ। तो उस घर्षण में भी क्या हो सकता है, चार्ज डेवलप होता है ना, फ्रिक्शन होती है, डेवलप होता है, और फिर उसके वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे घटना घट सकती है, कुछ आग लग सकती है, बर्न हो सकती है, या शॉक लग सकता है उसमें बैठे इंसान को जो प्लेन में है। तो वो चीज़ ना हो, उनके लिए कुछ स्पेशल मटेरियल्स उसको बनाया जाता है ना, ताकि ये चीज़ें ना हो, ठीक है। तो मतलब अर्थिंग मटेरियल से, तो ये चीज़ें हमारा अर्थिंग का जो है हमारा काफ़ी यूज है ये चीज़ें, ठीक है।
तो ये चीज़ हमारे पिछली क्लास में था, हमने कर लिया था। चलिए, तो आज हम लोग 6th लेक्चर है हम लोगों का आज इस इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो उसमें बच्चों अब जो हमें नेक्स्ट आगे कवर करना है वो हमारा मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी कोई बॉडी है उसको आप इलेक्ट्रीफाई कैसे करोगे, मतलब आप उसको चार्ज कैसे करोगे। चार्ज करने का मतलब है कि आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, किसी को दोगे। अब इतनी आसान बात तो है नहीं कि किसी मटेरियल को आपने पकड़ा, उससे हैंड से पकड़ा, उससे इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने किसी को दे दिया, ये पॉसिबल नहीं। तो हम फिर उसको चार्ज कैसे करें? तो उसके लिए कुछ तरीका है कि आप ये प्रोसेस अपनाइए, उस प्रोसेस से आप इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो बॉडी चार्ज हो सकता है। तो उस प्रोसेस में कुछ प्रोसेस है जो हमें पढ़ना है। तो वो प्रोसेस मैं सबसे पहले नाम लिखता हूँ बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। दूसरा है बाय कंडक्शन। तीसरा है बाय इंडक्शन। चौथा अगर देखें तो बाय पोलराइजेशन। एंड पांचवा यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो पहला मैं लिखा हूं बाय फ्रिक्शन, मतलब घर्षण, रबिंग, यानी एक बॉडी को दूसरे से रब करेंगे, कुछ वैसा उस केस में होगा। कंडक्शन मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से टच कराएंगे तो फिर होगा। इंडक्शन एक के नियर बाय दूसरा को लाएंगे तो होगा। पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन मतलब एक इन्फ्लुएंस होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इलेक्ट्रिकल प्रभाव होगा, उसमें जब मटेरियल जाता है तो वो पोलराइज्ड होता है, ठीक है। और यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब हम लाइट उस मेटल बॉडी पर हम इंसिडेंट कराएंगे और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और फिर वो बॉडी चार्ज होता है। तो ये बच्चों कुछ प्रोसेस है, और भी तरीके हैं जो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे पढ़ना है इस चिप के अंदर, वो हमें बाय फ्रिक्शन पढ़नी है आपको, बाय कंडक्शन पढ़नी है आपको, बाय इंडक्शन पढ़नी है आपको। और ये जो पोलराइजेशन है वो बेसिकली हमारा डाई इलेक्ट्रिक में होता है। ये बेसिकली हमारा डाई इलेक्ट्रिक में होता है। किस में होता है बच्चों? ये बेसिकली हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में होता है, मतलब इंसुलेटर में होता है। तो इस चीज़ को पोलराइजेशन कैसे कोई मटेरियल इंसुलेटेड बॉडी या फिर डाइलेक्ट्रिक बॉडी कैसे पोलराइज्ड होता है और कैसे उसमें चार्ज डेवलप होता है, तो इनको हम जो पढ़ेंगे वो आपका जो सेकेंड चैप्टर है इसी का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, वहाँ पर मैं इसको डील करूँगा। क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखें तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में वहाँ पर बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका कैपेसिटर में, है ना। जो चैप्टर का में एक टॉपिक उसमें कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, तो उसमें इस डाइलेक्ट्रिक का काफ़ी यूज्ड है वहाँ पे। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, पोलराइजेशन को वहाँ पे बताया है कि कैसे इंसुलेटर में डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसके लिए एक बात ये भी है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब एक प्रभाव चाहिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए, और तब जाके वो पोलराइज्ड होता है। तो ये प्रोसेस हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तभी बता सकते हैं। तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, पोलराइजेशन को सेकेंड वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये यूजिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है, लाइट इंसिडेंट होता है और फिर उसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल का वो एनर्जी गेन करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड बुक का जो तीसरा चैप्टर है सेकेंड बुक में, ऑप्टिक्स के बाद वाला, है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, इसको हम सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में पढ़ेंगे और इनको हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें इस तीन चैप्टर टॉपिक को डिस्कस करना है, एक बाय फ्रिक्शन, एक बाय कंडक्शन एंड दूसरा बाय इंडक्शन, कि कैसे इस मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो बच्चों चलिए, तो हम डील करने जा रहे हैं कि कैसे फ्रिक्शन से आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो होता ये है कि बॉडी कोई भी अगर मैटर है और उससे अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी।
क्योंकि वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके साथ बॉन्डेड होता है। तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब वो मिनिमम एनर्जी उसको जब तक मिलेगा नहीं, वो निकलेगा नहीं। तो वो मिनिमम एनर्जी आप कैसे देने वाले हैं? बाय फ्रिक्शन। यानी आप दो बॉडी को रब करेंगे, रब करने के बाद वो हीट होगा, उसको एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। अब सवाल ये है कि अगर आपने दो सेम मटेरियल को रब कर दिया, मतलब दोनों सेम है, प्लास्टिक प्लास्टिक है सपोज करिए, या रबड़ रबड़ है, या फिर समझ लीजिए ग्लास ग्लास है, उसको आपने रब कर दिया, तो दोनों मटेरियल को इक्वल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। तो जब दोनों मटेरियल को इक्वल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, तो फिर किस मेटल से, किस बॉडी से निकल के किस बॉडी में जाएगा? क्योंकि दोनों को तो बराबर ही है, तो फिर ना तो इससे निकल पाएगा ना तो इससे निकल पाएगा, क्योंकि दोनों में तो बराबर ही है। तो वहां पर ये परेशानी है। तो हम करते क्या है कि दो डिफरेंट मटेरियल लेते हैं। मतलब दो डिफरेंट कहने का मतलब है कि एक बॉडी का एनर्जी कम चाहिए उसको, और एक बॉडी जिसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो जब दो डिफरेंट बॉडी को आप एक दूसरे से रब करते हैं, तो जिस मटेरियल को कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और दूसरे वाले में चला जाता है। तो जिससे निकल जाता है वो पॉजिटिव, जिसमें चला जाता है वो नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव हुआ उसको कम एनर्जी जरूरत पड़ी, और जो नेगेटिव है उसको ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए उससे बाद वो ले लेता है उससे, जिससे कम वाले से निकल के आ गया उसमें। तो सवाल यहाँ पर ये होता है कि फिर हम ये कैसे पता करेंगे कि सर जी किस बॉडी को किससे हम रब करेंगे तो कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो बच्चों इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने आसपास इर्द गिर्द जो कॉमन देखने वाली मटेरियल है आपके पास, उनका कुछ एक सीरीज बना दिया। उसका क्या किया, उसने एक लिस्ट बना दिया कि कुछ मटेरियल का, कि ये आप याद रखिए, जनरली आपको इसी से पूछा जाएगा। तो उस सीरीज को हम लोग ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बोलते हैं, या फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बोलते हैं। उसका ये सीरीज कुछ इस तरीके से, कोई जरूरी नहीं कि जितना भी मैंने यहाँ पर मैटर का नाम लिखा है, सब्सटेंस का नाम लिखा है, बस यही सब्सटेंस है। और भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो इसके ऊपर हो सकता है, या इसके नीचे हो सकता है, या बीच बीच में हो सकता है, मतलब और भी मटेरियल इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो मुझे जितना याद था मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। इसमें देखिए एस्बेस्टस है, ग्लास है, नायलॉन है, ऊल है, लेड, सिल्क, एल्यूमिनियम, पेपर, कॉटन, स्टील, रबर, ब्रास, सिल्वर, सिंथेटिक रबर, ऑर्लोन, ये सब कुछ मैं मटेरियल का नाम लिख दिया। अब इस सीरीज में जो मटेरियल आपको ऊपर दिख रहा है, इस सीरीज में जो मटेरियल आपको ऊपर दिख रहा है वो पॉजिटिव रहेगा, जो सीरीज में नीचे दिखेगा वो नेगेटिव रहेगा। मतलब अगर आप एस्बेस्टस को ग्लास से रब करेंगे तो एस्बेस्टस पॉजिटिव होगा, ग्लास नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ग्लास में आएगा, क्योंकि इसको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इससे ये इसमें चला जाएगा। लेकिन अगर वही आप ग्लास को नायलॉन से रब करेंगे तो ग्लास से निकल करके नायलॉन में आएगा, क्योंकि नायलॉन के कंपेयर में ग्लास को कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ग्लास से निकल के चला जाएगा नायलॉन में, तो ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा, नायलॉन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस सीरीज में जो आपको ऊपर रहेगा मटेरियल उसको आप पॉजिटिव कहेंगे, जो सीरीज में नीचे रहेगा उसको आप नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को आप लिख लेंगे, आप इसको याद रखेंगे तो आसानी हो जाएगा। कोई भी मटेरियल अगर दो आपको दे दिया, बोलेगा किस पे पॉजिटिव होगा किस पर नेगेटिव होगा, अगर हम उसको रब करते हैं तो, ठीक है। तो अब हो सकता है कि इस सीरीज में से अगर आपको आ गया तो आप याद रहेगा तो आप बता देंगे कि भाई कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। हो सकता है इस सीरीज में कुछ ऐसे मटेरियल हो जो इस सीरीज में मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ठीक है, और वो आपको दे दिया तो शायद आपको वहाँ पर दिक्कत होगी। तो आप और भी बुक आप देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ और भी मटेरियल्स इसमें इंक्लूड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उससे देख सकते हैं जो ऊपर पॉजिटिव जो नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, जब रब करते हैं एक बॉडी को दूसरे से डिफरेंट बॉडी को, तो उसमें दो डिफरेंट चार्ज डेवलप होता है। उसमें क्या होता है ना, टू डिफरेंट चार्ज डेवलप होगा, है ना, टू डिफरेंट चार्ज, है ना, टू डिफरेंट चार्ज डेवलप हुआ, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डेवलप हुआ, है कि नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज डेवलप होता है, जो देता है वो पॉजिटिव, जो लेता है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव रब करने के बाद। तो फ्रिक्शन में अब देखिए होता क्या है, सपोज करिए कि आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास को आपने रब कर दिया सिल्क से, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम ग्लास को देखें तो ग्लास आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप सिल्क को देखें तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ग्लास इलेक्ट्रॉन दे देगा सिल्क को, लेकिन अगर वहीं पर आप प्लास्टिक ले लें, वहीं पर प्लास्टिक ले लें और प्लास्टिक को रब करें, घर्षण करें आप सिल्क के साथ, तो बच्चों ये इसमें उल्टा हो जाएगा। प्लास्टिक जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और जो सिल्क है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस केस में सिल्क ने अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक को दे दिया, क्योंकि सिल्क को कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू प्लास्टिक,
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिल्क ने निकाल के प्लास्टिक को दे दिया। तो इसलिए वो चीज़ आपको याद रहेगा तो आपको बेटर है, ठीक है, कि फ्रिक्शन से चार्ज कैसे होता है। फ्रिक्शन में क्या करते हैं बच्चों, दो डिफरेंट मटेरियल को रब करते हैं एक दूसरे से, जिसमें क्या होता है, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसमें एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो जाता है, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट मटेरियल, दो डिफरेंट चार्ज डेवलप होता है, अपोजिटली चार्ज डेवलप होता है। और कैसे पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो उसके लिए मैंने एक आसान करने के लिए एक सीरीज लिख दिया है जिसको लोग ट्राइबो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहते हैं। इसमें जो ऊपर हो पॉजिटिव, जो नीचे रहेगा नेगेटिव रहेगा, है ना। कुछ और भी मटेरियल हो सकते हैं जो इसमें इंक्लूडेड हो, तो मैंने उसके लिए ऐसा कहा कि आप डिफरेंट बुक में जाके देख सकते हैं कि आपको कुछ और भी मटेरियल उसमें इंक्लूडेड मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें फ्रिक्शन में तो क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे टू डिफरेंट मटेरियल rubbed each other and electron transfer from one material, मतलब जिसका कम एनर्जी चाहिए, टू अदर मटेरियल जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। इन दिस वे both polarity of charged डेवलप, यानी इस तरीके से आपको दोनों पोलैरिटी ऑफ चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव आपको डेवलप हो जाता है फ्रिक्शन में, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ठीक है बच्चों, तो ये पहला मेथड था चार्ज करने का, इलेक्ट्रीफाई करने का बॉडी को। फ्रिक्शन रब करते हैं, एक से दूसरे में जाता है, इसके लिए दो डिफरेंट बॉडी होना जरूरी है ताकि उसका डिफरेंट मिनिमम एनर्जी हो, ताकि कम एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो जिसमें चला जाएगा वो नेगेटिव, जिसने दिया वो पॉजिटिव। अब सिंपल एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप लोग दो स्टूडेंट हो और मान लेते हैं दोनों के पास पैसे हैं और दोनों एक दूसरे से लेना है, ठीक है, मतलब उससे छीनने की कोशिश हो रही है कि मैं ही उससे लेना है, तो दोनों लड़ जाएगा। आपने लड़ लिया, अगर दोनों बराबर ताकतवर है तो दोनों में से कोई किसी से आप लोग नहीं ले पाओगे, है कि नहीं। तो अगर आप दोनों बराबर ताकतवर हो तो दोनों में से कोई किसी से नहीं ले पाओगे, चाहे कितने देर पे लड़ते रहो कोई किसी से नहीं ले पाओगे। लेकिन सपोज करिए कि एक उसमें कमज़ोर है और एक इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो जो कमज़ोर वाला है उससे आसानी से पैसा लिया जा सकता है जो ताकतवर है। तो जिसको कम एनर्जी है तो वो जल्दी हार जाएगा, वो इजीली दे देगा, और जिसको ज़्यादा एनर्जी है वो ले लेगा आसानी से। तो जिसको ज़्यादा एनर्जी है वो ले लिया, वो नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन लेके। जिसके पास कम एनर्जी है, मतलब कम चाहिए उसको, वहाँ से इजीली निकल गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। याद रखने के लिए आप उसको याद रखिए। तो ये है आपका मेथड बाय फ्रिक्शन कि कैसे आप इलेक्ट्रीफाई करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरा जो हमारा मेथड है वो हमारा दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी रहेगा, आप उसको चार्ज कर दीजिए और उस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी को लाइए, तो आप देखेंगे कि सम चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, और इसमें सिचुएशन में दोनों बॉडी चार्ज हो गया, क्योंकि जो था वो तो चार्ज रहा ही, और जो अनचार्ज है वो भी चार्ज आ गया, क्योंकि चार्ज बॉडी से अनचार्ज पे कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो मेथड है वो है आपका बाय कंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि ये आपका एक बॉडी है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, ये एक बॉडी है, एक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है।
ठीक, ये इंसुलेटर स्टैंड है, इंसुलेटर स्टैंड। आप जब भी किसी बॉडी को टच करेंगे कंडक्टर को, तो आप अपने हैंड से डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप डायरेक्ट हैंड से टच करेंगे तो आपका बॉडी एक एज अ कंडक्टर काम करेगा, और जब आपका बॉडी एज ए कंडक्टर काम करेगा तो जो आप इसको जब टच करेंगे तो ये चार्ज आपके बॉडी से होते हुए अर्थ को चला जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है। तो ये अर्थ, ये आपका बॉडी एज ए अर्थिंग काम करने लगेगा, ये बॉडी आपको एज अ अर्थिंग काम करने लगेगा, तो ये बॉडी चार्ज रहेगा ही नहीं। तो अगर आप इस बॉडी को चार्ज रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आपको एक इंसुलेटर स्टैंड इसमें लगा के और उससे आप इसको पकड़े हुए रहिए, ताकि आपके बॉडी का कोई कनेक्शन इस चार्ज के साथ ना हो, कोई टच ना हो। अदरवाइज ये चार्ज आपके बॉडी से होते हुए अर्थ को चला जाएगा, आपकी बॉडी एज अ अर्थिंग काम करने लगेगा, तो आप चार्ज नहीं कर सकते बॉडी को। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इंसुलेटर स्टैंड क्यों जरूरी है, डायरेक्टली हम टच करके क्या उसको चार्ज कर सकते हैं? तो बच्चों नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी एज अ अर्थिंग काम करने लगेगा, ठीक है, आपका चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू बॉडी अर्थ को, तो इसलिए इंसुलेटर स्टैंड होना जरूरी है। तो आपने एक इंसुलेटर स्टैंड लिया और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये बॉडी चार्ज है। एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, तो एक दूसरा बॉडी है, सपोज करिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये Q1 चार्ज है, सपोज करिए, और ये कि ये दूसरा बॉडी है, ठीक है, और ये भी इसी में इंसुलेटेड स्टैंड है, और जैसा कि आप इसको देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसको क्या किया, एक दूसरे के नज़दीक लाया गया, कांटेक्ट में लाया गया। कांटेक्ट में जब लाया गया, जब कांटेक्ट में इसको लाया जाएगा, इसको साथ जब इसको आप कांटेक्ट में लाएंगे, जब इनके आप इसके साथ आप कांटेक्ट में लाएंगे, तो आप देखेंगे कांटेक्ट में लाने के बाद जब आप इसको हटाएंगे तो कुछ चार्ज आपको इस पर भी मिलेगा, कुछ चार्ज आपको इस पर भी मिलेगा, और कुछ चार्ज आपको इस पर भी मिलेगा, कुछ चार्ज आपको इस पर भी मिलेगा, कुछ चार्ज जो है आपको इस पर भी मिलेगा, ठीक है। या आप इसी को वायर से जोड़ सकते थे, अगर आपने यहाँ पर बनाते हैं, आपको ये बॉडी है यहाँ पर, और अगर आप इसको डायरेक्ट सटा के नहीं करना चाहते हैं, आप इसको वायर से जोड़ दीजिए, ठीक है, आप इसको वायर से जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है, तार के द्वारा आप इसको जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, है ना। तो एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ आपने वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर आप इसको करते हैं ना, तो वापस आपको यही चीज़ें मिलने वाली है, जोड़ने के बाद आपको यही चीज़ें मिलने वाली है। ऐसे ही सिचुएशन होगा, या तो आप डायरेक्ट टच करा दीजिए, टच करने के बाद हटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ चार्ज उस पर भी चला जाएगा और कुछ चार्ज इस पर भी रहेगा, ठीक है। या आप वायर से जोड़ दीजिए, तब भी यही चीज़ प्रोसेस होगा, ठीक। तो अब कितना चला जाएगा, मतलब अगर एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी से आपने जोड़ा है, तो कितने चार्ज उससे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि जो आपने कंडक्टर लिया है उसका साइज क्या है, ठीक है, साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो उस पर मैं आ रहा हूँ कि उसका मैं लिखूँगा कि फिर कैसे चार्ज होगा। लेकिन उसमें हुआ क्या बेसिकली कि व्हेन अ चार्ज बॉडी केम कॉन्टैक्ट with an uncharged body, then some charge transfer from charged body to uncharged body, and in this way neutral body जो है वो भी आपका चार्ज्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि कनेक्शन में लाना जरूरी है, मतलब उसको कॉन्टैक्ट में लाना जो है वो ज़रूरी है, और ये हमारा बॉडी चार्ज हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि हाँ कि कैसे ये डायग्राम हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके डेफिनेशंस को लिखता हूँ, तो क्या होगा इसमें डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी केम इन कॉन्टैक्ट विथ चार्ज्ड body, then some charge transferred from charged to uncharged body till potential
डिफरेंस इज नॉट सेम। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता, तब तक एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है। और जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल समान हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इज सेम लिख देते हैं, डिफरेंस नहीं लिखते हैं, पोटेंशियल इज नॉट सेम, है ना। जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल समान नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, तब तक एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र होता रहता है। अब ये पोटेंशियल सेम का क्या मतलब है? तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पोटेंशियल जो है हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वहाँ पर मैं पोटेंशियल बारे में बताऊंगा कि पोटेंशियल बेसिकली है क्या, क्योंकि यही वो पोटेंशियल है जिसी डिफरेंस की वजह से चार्ज ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन का, है ना। और तब तक होता रहता है जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता। तो एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में अगर आप एक अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी लाते हैं तो कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, और इन दिस वे आपका अनचार्ज बॉडी जो होता है वो चार्ज हो जाता है ना। इसके लिए आपको इंसुलेटेड स्टैंड, जैसे कि मैंने कहा कि वो आप लगा के रखिए, ताकि आप अगर डायरेक्ट टच करेंगे तो आपका बॉडी एज ए अर्थिंग काम करने लगेगा और फिर वो बॉडी चार्ज रह नहीं पाएगा, आपके थ्रू चला जाएगा अर्थ को, सिंक को। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें कि सर जी कितना होगा, तो बच्चों इसके लिए ये है कि अगर आप सेम साइज का स्फीयर लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और इस पर सपोज करिए कि चार्ज Q1 है, और सपोज करिए कि एक दूसरा स्फीयर है जिस पर चार्ज सपोज करिए कि Q2 है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि Q1 और Q2 मतलब दोनों पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, या हो सके Q1 हो पॉजिटिव होगा, Q2 नेगेटिव होगा, या हो सकता है कि Q1 ना हो, Q1 की वैल्यू 0 हो, Q2 की वैल्यू कुछ हो। मतलब मैंने इन जनरल ले लिया कि सपोज यहाँ Q1 है, यहाँ पर Q2 हो सकता है Q2 ना हो, ये न्यूट्रल हो, सिर्फ इसी पर हो सकता है कि इस पर ना हो, इसी पर हो सकता है कि ये Q1 पॉजिटिव में हो, ये Q2 नेगेटिव में हो सकता है दोनों नेगेटिव में हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव में हो, कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू, बट इन जनरल ले लिया मैंने। तो अगर ये सेम साइज है, सेम साइज है, तो अगर आप इस सेम साइज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, अगर आप सेम साइज बॉडी को दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, टच कराते हैं, और टच कराने के बाद अगर इस बॉडी को आप सेपरेट कर देते हैं, टच कराने के बाद अगर इस बॉडी को आप सेपरेट कर देते हैं दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को, तो इस पर चार्ज अगर आपका Q1 डैश आता है तो ये दोनों का हाफ हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2 यहाँ भी होगा और Q1 प्लस Q2/2 यहाँ भी होगा। यानी कनेक्शन के बाद जो चार्ज आना है वो दोनों के सम का हाफ, Q1 Q2 दोनों का सम हाफ, Q1 Q2 उसका हाफ, इक्वल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है दोनों बॉडी पर, इक्वल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है दोनों बॉडी पर, इक्वल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है दोनों बॉडी पर, इक्वल दोनों को मिला करके और हाफ करके ले लेगा। कुछ वैसा ही हो गया कि सपोज करिए कि आप दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड के पास 100 रुपीज़ है, दूसरे फ्रेंड के पास 50 रुपीज़ है। दोनों फ्रेंड खाना खाने के लिए जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और तो ऐसा कभी थोड़ी होगा कि ऐसा आप बोलेंगे कि आपके पास 100 रुपीज़ है तो तुम 100 रुपीज़ का खा लो, मेरे पास 50 रुपीज़ है तो मैं 50 रुपीज़ का खाऊंगा। ऐसा तो आप लोग कभी करोगे नहीं। आप लोग क्या करोगे फिर? बोले काम करो 100 रुपीज़ तुम भी दे दो, 50 रुपीज़ मेरे पास है तो मैं 50 दे देता हूँ, आपके पास 100 तो आप 100 दे दो, तो कितने हो गए? 150 हो गए। और 150 हो गए तो आधा आधा खा लेते हैं। मतलब जो भी खाना आप लोग खाएंगे सेम चीज़ खाएंगे और पैसे आप दोनों मिल के देंगे। जनरली आप ऐसा नहीं करेंगे कि मेरे पास 100 है तो मैं 100 का खा लेता हूँ और आपके पास 50 है तो आप 50 खा लोगे। ऐसा हम लोग कभी फ्रेंडशिप में नहीं करते। मतलब इक्वल हम लोग बांट के खाते हैं। या हो सके कि आपके फ्रेंड के पास है ही नहीं, बिल्कुल वो जीरो है, उसके पास कुछ भी नहीं है पैसे, और आप उसके साथ खाने चले गए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप खाना रेस्टोरेंट में खा लेंगे, उस बेचारे को आप भूखे छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो 100 है और उसके पास 0 है तो 100 प्लस 0 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 50, यानी 50 का आप भी खाना खा लीजिए, 50 का उसको भी खिला लीजिए। और उसके पास 50 है तो 100 प्लस 50 150 बाई 2 75 आप खा लीजिए, 75 उसको खिला दीजिए, क्योंकि दोनों फ्रेंड है, सेम है, आप में उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई ज़्यादा भूखा हो कोई कम भूखा हो,
है ना। अगर किसी को ज़्यादा भूख लगी हुई है और किसी को उसने घर से खा के आया, तो ऐसे केस में हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक अगर ज़्यादा भूखा है तो वो ज़्यादा खाएगा, और अगर वो एक कम भूखा है तो वो कम खाएगा, है ना। पैसा भले दोनों मिलके दे पे करेगा उसको, लेकिन जो कम भूखा है वो कम खाएगा, जो ज़्यादा भूखा है वो ज़्यादा खाएगा, मतलब उसके भूख के ऊपर डिपेंडेंसी है वैसे सिचुएशन में। लेकिन अगर जनरली हम लोग समान इंसान हैं, दोस्त हैं, और कोई ने खाना वाना नहीं खाया, दोनों मिलकर कहीं जाते हैं, तो उसमें कम और ज़्यादा भूख की बात नहीं रहती है, दोनों आदमी हम लोग बराबर खाते हैं, और जो पैसा होते हैं दोनों मिलकर देते हैं, चाहे किसी का कम किसी का ज़्यादा गया उससे मतलब नहीं है, टोटल डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, हाफ हाफ खा लेते हैं, है ना। लेकिन किसी को कम भूख है किसी को ज़्यादा भूख है, तो एक अलग कंडीशन हो गया, उसका साइज की बात हो गई कि भाई कितना भूख उसको लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऐसा था कि दोनों बॉडी का साइज सेम था, तो एक पर Q1 था दूसरे पर Q2 था, उसको कॉन्टैक्ट में लाया गया तो दोनों ऐड हो गया और हाफ हाफ दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन अगर 2 डिफरेंट बॉडी हुआ, लेकिन अगर 2 डिफरेंट साइज का बॉडी हुआ, अगर 2 डिफरेंट साइज का बॉडी है, अगर 2 डिफरेंट साइज का बॉडी है, तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है ना। सेम साइज बॉडी है, यहाँ पर जो है आपका सेम साइज बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर आपका सेम साइज बॉडी था, मतलब इसका भी रेडियस r था और इसका भी रेडियस r था, सेम साइज बॉडी ना। डिफरेंट साइज बॉडी अगर है तो डिफरेंट साइज बॉडी, अगर डिफरेंट साइज बॉडी है, सपोज करिए कि ये है और एक दूसरा ये बॉडी, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसको आपने क्या किया, कनेक्शन में ले आया, इसको आपने क्या किया, कनेक्शन में जोड़ दिया, ठीक। तो जो जोड़ने के बाद आप इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो जो इस पे चार्ज डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके साइज का। अगर इसके ऊपर अगर आप चार्ज Q1 डैश लिखते हैं तो ये होगा Q1 प्लस जो टोटल चार्ज है, मतलब जो आपका Q1 प्लस Q2 है, वो दोनों चार्ज को आप जोड़ दीजिए, तो Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज, दोनों का रेडियस R1 प्लस R2, और जो R1 है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये अगर Q2 डैश होगा तो Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2, और इसको हम लोग R2 से करेंगे, इसको हम लोग R2 से मल्टीप्लाई करें। Q2 डैश टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन में दोनों का रेडियस का सम साइज R1 प्लस R2, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसमें इसका रेडियस R1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें इसका रेडियस R2 से मल्टीप्लाई हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जो Q डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R का, है ना। मतलब Q1 अगर Q1 डैश की बात हो रही है तो R1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ तो दोनों कांस्टेंट सेम है, कांस्टेंट है, क्योंकि Q1 प्लस Q2 और R1 प्लस R2 ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। तो Q1 डैश जो इस पर आएगा कनेक्शन के बाद, हटाने के बाद, वो इस R1 उसके रेडियस का प्रोपोर्शनल है, या जो इस पे चार्ज आएगा Q2 डैश वो इसके रेडियस साइज R2 का प्रोपोर्शनल है, R1 एंड R2 इसका प्रोपोर्शनल है ना। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश ये बेसिकली R1 बाय R2 है ना, आप ये कह सकते हैं R1 बाय R2 Q1 डैश बाय Q2 डैश। तो ये चीज़ है। अब Q1 पॉजिटिव हो सकता है, Q2 पॉजिटिव हो सकता है, दोनों निगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है इसमें से कोई वैल्यू 0 हो, है ना। तो जो वैल्यू होगा वो देखेंगे। लेकिन अगर 2 डिफरेंट साइज है तो रेडियस के साइज के प्रोपोर्शनल चार्ज में आता है, ठीक है। और अगर सेम साइज है तो 50-50 हाफ, टोटल चार्ज बाय हाफ, मतलब इक्वल चार्ज जो है वो शेयर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब कि एक चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में एक अनचार्ज बॉडी लाना है और चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है चार्ज अनचार्ज बॉडी में, और इस तरीके से हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है, ठीक है। या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाइए या फिर वायर जोड़ के करिए, ठीक है। हाँ, इंसुलेटेड स्टैंड लगाने का मतलब मैंने कह दिया कि इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी बॉडी के साथ कोई कनेक्शन ना हो इसका डायरेक्टली, ताकि आपका बॉडी अर्थ की तरह काम ना करे, और ठीक है, नहीं तो ये चार्ज कभी रह नहीं पाएगा, वो आपके बॉडी से होते हुए अर्थिंग को चला जाएगा, ठीक है। सेम साइज है तो टोटल ऐड होकर के 50-50 रख लेता है, और अगर डिफरेंट साइज है तो उसका जो साइज है उसके प्रोपोर्शनल में आता है, ठीक है।
और होगा कितना, तो जो टोटल चार्ज है उसको दोनों के रेडियस के सम से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई उसका रेडियस से, और इस पर मल्टीप्लाई करिए उसके रेडियस से। तो ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। कंडक्शन आप समझ गए क्या होता है, ठीक। तो अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल जो है वो किस तरीके से आता है, इसका जो न्यूमेरिकल है वो हमारा किस तरीके से आता है। तो बच्चों देखिए, बड़ा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक स्फीयर है A, एक दूसरा स्फीयर है B, और एक तीसरा स्फीयर है C, ठीक। रेडियस जो है सबका इक्वल है, रेडियस जो है वो सबका इक्वल है, रेडियस सबका रेडियस इक्वल। इनके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है एंड -6 कूलम चार्ज। इसके ऊपर 2 कूलम, 4 कूलम एंड -6 कूलम चार्ज, ठीक। एक तीसरा स्फीयर है, इसका भी रेडियस r है और ये सपोज करिए d है, और ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, न्यूट्रल। अब ये जो तीसरा स्फीयर है d, वो 1 बाय 1 a, b और c तीनों के टच में आता है। मतलब इस d को पकड़ के कुछ देर तक a के कांटेक्ट में रखे, उसके बाद हटा लिया, उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर तक b के कांटेक्ट में रखे, उनके बाद हटा लिया, उनके बाद फिर उसके बाद c के कांटेक्ट में रखे, कुछ देर रखा, उसके बाद इसको हमने यहाँ से हटा लिया। यानी 1 बाय 1 d को a, b, c के कांटेक्ट में रखते हैं और उसके बाद हटा लेते हैं। तो फाइनली a, b, c और d के ऊपर कितना चार्ज है, फाइनली a, b, c एंड d के ऊपर कितने चार्ज हैं। तो इसका सॉल्यूशन, अगर आप a को और d को रख करते हैं, पहला स्टेप में फर्स्ट लेते हैं कि हमने क्या किया, पहले a को d को कांटेक्ट में लाया। तो a के ऊपर बच्चों कितना चार्ज, 2 कूलम, और d के ऊपर कितनी चार्ज है, 0, क्योंकि देखिए कुछ भी नहीं है, चार्ज लिखा नहीं, मैं न्यूट्रल है। तो d के ऊपर कितने चार्ज है, 0, a के ऊपर कितने चार्ज है, 2 कूलम। तो दोनों साइड तो सेम ही है, तो 2 कूलम प्लस 0 कितना हो गया, 2 कूलम डिवाइडेड बाय 2 कितना बचा, 1 कूलम। यानी 1 कूलम ये रखेगा और 1 कूलम ये रखेगा। मतलब पहले प्रोसेस में क्या हुआ, a के ऊपर 1 कूलम एंड d के ऊपर भी 1 कूलम, ठीक। जब a और d को प्लस किया, कांटेक्ट में लाया, तो a के ऊपर 1 कूलम चला गया और d के ऊपर भी 1 कूलम चला गया, दोनों जोड़ करके हाफ हाफ कर लिया। दूसरा स्टेप में अब d वो किसके साथ, b के साथ, तो b में d, तो d में कितना है, a से कनेक्शन में डालने के बाद हटाया तो एक d के पास कितने बच गए, 1 कूलम। इस 1 कूलम को किसके साथ लेके जाना है, b के साथ। तो b पर कितना है, 4 कूलम, तो 4 कूलम एंड ये 1 कूलम कितना हो गया, 5 कूलम। 5 कूलम डिवाइडेड बाय 2, 2.5 कूलम। यानी b जो है वो कितना रख लिया, 2.5 कूलम, और जो d है वो कितना रख लिया, 2.5 कूलम। अब तीसरा, अब ये जो d है वो c के साथ जाएगा, मतलब c प्लस d होना। d कितना लेके जा रहा है, 2.5 और ये -6, तो -6 में 2.5 जोड़िए, तो -6 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5, मतलब -3.5 एंड -3.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 1.75 माइनस में। मतलब जो c है वो कितना रख लिया, -1.75 कूलम, एंड जो d है वो कितना रख लिया, ये भी रख लिया -1.75 कूलम। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार, आपके पास 3 स्फेरिकल कंडक्टर है विथ इंसुलेटेड स्टैंड, तीनों की साइज सेम है, आप देख सकते हैं रेडियस सेम है। 2 कूलम, 4 कूलम और -6 कूलम चार्ज है उन तीनों के ऊपर, दिया गया बाय फ्रिक्शन या कोई और मेथड से।
और एक तीसरा चौथा है डी जो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है लेकिन साइन सेज है। अब इसको क्या करता है, 1 बाय 1 ए बी और सी के कांटेक्ट में लाया जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। तो कहता है कि सबके पास कितना चार्ज रहा। तो सबसे पहले आप डी को ए के साथ लिख जाएंगे, तो ये 2 कूलम है और ये 0 है, तो 2 कूलम प्लस 0 2 कूलम डिवाइडेड बाई 2, तो 1 कूलम ये रखेगा 1 कूलम ये रखेगा। फिर अब ये डी 1 कूलम ले करके बी के साथ गया, बी पर ऑलरेडी 4 कूलम था, 4 कूलम प्लस 1 कूलम 5 कूलम डिवाइडेड बाई 2, 2.5 बी भी रख लेगा, 2.5 डी भी रख लेगा। अब डी क्या करेगा, 2.5 लेकर के सी के कांटेक्ट में जाता है, सी पर कितना है -6 कूलम है, -6 कूलम प्लस 2.5 कूलम कितना होगा, -3.5 कूलम, -3.5 कूलम डिवाइडेड बाई 2, -7 1.75 कूलम, और दूसरा डी भी कितना रख लिया, -1.75 कूलम। मतलब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल सेम साइड के ऊपर। इस तरीके से आपको दे देगा, कोई 2 बॉडी दे देगा, उसके एक पर चार्ज दे देगा, एक पर नहीं देगा, या फिर दोनों पर दे देगा, मिला दिया फिर हटा दिया तो बोलेगा कि भाई कितना चार्ज उस पर रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? ओके, मिटाऊँ इसको। ठीक, चल दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज करिए कि आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर जो है इसके ऊपर सपोज करिए 25 कूलम चार्ज है, और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है सपोज करिए, और एक दूसरा स्फीयर है, इनके ऊपर भी कुछ चार्ज है, सपोज करिए यहाँ पे 30 कूलम है, और इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं सपोज करिए 30, इसको मैं 15, इस पे 25 कूलम चार्ज है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसके ऊपर चार्ज 15 कूलम है, रेडियस 30, मतलब जो R1 है वो 10 सेंटीमीटर, जो Q1 है वो 25 सेंटीमीटर, R2 जो है वो 30 है, और जो Q2 है वो आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R1 सेंटीमीटर, ये कूलम 25 कूलम, 10 सेंटीमीटर 25 कूलम, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 15 कूलम, उल्टा लिखा गया सॉरी, 30 सेंटीमीटर 15 कूलम एंड 10 सेंटीमीटर 25 कूलम। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या किया जाता है, कांटेक्ट मिलाया जाता है। इसको क्या किया गया, कांटेक्ट मिलाया गया, मतलब उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो कनेक्ट करने के बाद एक के ऊपर Q1 डैश, दूसरे के ऊपर Q2 डैश। फॉर्मूला इज Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, ये कितना आने वाला है बताइए। तो Q1 प्लस Q2 25 और ये 15, R1 प्लस R2 10 प्लस 30 इंटू R1 10, तो कितना आ गया 10 कूलम। और Q2 डैश, Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू R2, यानी 25 प्लस 15 और 10 प्लस 30 इंटू 30, तो दिस भी इक्वल टू 30 कूलम। यानी कनेक्शन के बाद, टच करने के बाद जो पहले के ऊपर है वो 10 कूलम है और इसके ऊपर देखिए 30 कूलम है। मतलब जब दोनों को कांटेक्ट में लाया तो रेशियो रेडियस का प्रोपोर्शनल, अगर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था
तो उस पर वो देखिए 10 कूलम चार्ज है, उस पर 30 है तो 30 कूलम चार्ज। मतलब ये नहीं है कि 10 है 10 आ गया और 30 है तो 30 आ गया, नहीं, ये फॉर्मूला कहता है कि जो है वो लगाया मैंने, टोटल चार्ज को ऐड कर दिया 25 प्लस 15 और दोनों रेडियस का डिवाइड कर दिया, और फिर रेडियस का चूँकि प्रोपोर्शनल होता है तो 10 लगा दिया R1, तो ये तो कट ही गया, 40 ये भी है 40 ये भी है, तो 10 कूलम आ गया। और यहाँ पर भी सेम वे 25 प्लस 15 अपॉन में 10 प्लस 30, तो फिर ये भी 40 ये भी 40 ये कट गया तो 30 यानी 30 कूलम आ गया। यानी कनेक्शन के बाद जो ये बॉडी है ये अगर Q1 डैश है और दूसरा अगर आपका ये Q2 डैश है, ये Q1 डैश है, तो ये आपका 10 कूलम आ गया और ये आपका 30 कूलम आ गया, ठीक है। तो ये चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो गया इस तरीके से। ये आपका फॉर्मूला है। अगर डिफरेंट साइज बॉडी है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। अब इसी न्यूमेरिकल को अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, ये मैं इसको मेथड 1 है ना, ये पहला मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दिया, निकल गया बड़ा आसानी से, ठीक है। दूसरा भी आसान है, लेकिन दूसरे में मैं प्रोपोर्शनल की रूल लगाता हूँ, है ना। जैसा कि मैंने प्रोपोर्शनल कहा कि जो चार्ज होगा वो उसके रेडियस के प्रोपोर्शन में आता है। चार्ज जो डेवलप होगा, मतलब जो होगा दोनों बॉडी पर, वो रेडियस के प्रोपोर्शन में। तो इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है, उसका रेडियस 10 है, इसका रेडियस 30, मतलब इसका कम इसका ज़्यादा। तो सपोज अगर इस पर चार्ज x आता है, अगर Q1 डैश का वैल्यू अगर x होता है, तो ये जो Q2 डैश होगा, ये जो Q2 डैश होगा, ये जाहिर तौर पर 40 माइनस x होगा, क्योंकि बच्चों दोनों चार्ज 25 प्लस 15 कितने हैं 40। तो 40 में से अगर x इस पे आ गया तो जो रिमेनिंग है 40 माइनस x वो इस पे होगा। तो Q1 डैश इज x एंड Q2 डैश इज 40 माइनस x। ये जो चार्ज इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, वो क्या होता है, रेडियस का प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि मैं लिखा था शुरुआत में। तो बच्चों इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाय R2। कहने का मतलब है कि अगर Q1 डैश को मैं x लिखूं और Q2 डैश को मैं 40 माइनस x लिखूं, तो R1 बाय R2 कहने का मतलब है कि 10 बाय 30 लिखूंगा। मतलब 30x इज इक्वल टू 400 माइनस 10x। मतलब ये 40x इज इक्वल टू 400x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, यानी x आ गया 10, x आ गया 10, मतलब कि ये आ गया 10 कूलम, ये आ गया 10 कूलम। तो जो दूसरे के ऊपर Q2 डैश है वो क्या है 40 माइनस x है, मतलब 40 माइनस 10 है, मतलब क्या आ गया 30 कूलम। तो मतलब क्या हो गया ये 30 कूलम। मतलब ये हमने प्रोपोर्शनलिटी से बना दिया कि जो चार्ज कनेक्शन के बाद आएगा वो रेडियस के प्रोपोर्शन में आता है, उसके साइज के प्रोपोर्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने Q1 डैश से Q2 डैश लिया, तो Q1 डैश को मैंने x मान लिया, तो Q2 डैश क्या होगा, दोनों का सम कितना है 40, तो 40 माइनस x होगा, है ना, क्योंकि चार्ज तो और कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि कंजर्व चीज होती है, जो टोटल चार्ज है वो तो रहेगा, है ना। तो 25 प्लस 15 40 हो गया, तो 40 माइनस x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो हमने वैल्यू रख दिया। उसका रेडियस का प्रोपोर्शनल है, तो इसका 10 है, इसका 30 है, तो 10 बाय 30 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, x10 आ गया। तो x10 आ गया, मतलब Q1 डैश जो है वो 10 आ गया, और जो Q2 डैश वो 40 में से x 30 आ गया, तो 30 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कंडक्शन मेथड में। चार्ज अगर दो बॉडी को मिलाते हैं, टच कराते हैं, तो फिर कितना किस पे गया, तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं रेडियस के प्रोपोर्शन से। और दूसरा तरीका जो आपका फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि Q1 प्लस Q2 दोनों को सम करिए, चाहे वो पॉजिटिव में हो निगेटिव में, उसके साथ अब उसका वैल्यू रखिए, ठीक है, ऐड करके, फिर दोनों का नीचे रेडियस दोनों का सम रखिए और फिर मल्टीप्लाई कर दिए रेडियस की, है ना। और Q2 डैश निकालना है तो वहाँ वही काम करना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2 और फिर उसके R2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट बॉडी के साइज के बॉडी के लिए। और उससे पहले आपका सेम साइज में था, उसमें क्या होता है 50-50 कंट्रीब्यूट कर लेता है, दोनों
चार्ज जिस बॉडी पे दोनों पे है उसको ऐड कर दीजिए, टोटल उसका हाफ ए भी रख लेगा, उसका हाफ बी भी रख लेगा। तो क्वेश्चन था, तो ये था हमारा मेथड बाय कंडक्शन कि आप किसी बॉडी को कंडक्शन के मेथड से आप कैसे चार्ज करते हैं। तो ये था मेथड बाय कंडक्शन। अब अगर हम तीसरा मेथड को देखते हैं तो वो मेथड है हमारा इंडक्शन। वो मेथड है हमारा इंडक्शन। तो इंडक्शन मेथड क्या है? इस इंडक्शन मेथड में ये होता है कि बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाना, मतलब एक चार्ज बॉडी को बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाना, बॉडी के नियर बाय लाना है ना। जैसे कहा जाता है, पेरेंट्स अक्सर ये बात कहते हैं कि अच्छे इंसान के साथ रहो, अच्छे दोस्त बनाओ तो अच्छी गुण आएगी, अच्छी चीज़ सीखोगे, है ना। बाबा जी के साथ रहोगे तो बाबा जी बन जाओगे, है ना। किसी नॉलेजवान आदमी के साथ रहोगे तो तुम्हें अच्छी गुण होगी, अगर किसी लुच्चे के साथ रहोगे तो वैसा ही बन जाओगे। मतलब जैसा के साथ रहोगे वैसे ही प्रॉपर्टी आप ले लोगे, है ना। तो क्या वो इंसान क्या वो प्रॉपर्टी देता है, मतलब कि लो मैं दे रहा हूँ आपको, उसको डालता है? ऐसा नहीं होता है। उनके साथ रहते रहते उनकी गुण जो है, प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर आने लगते, मतलब वो इंड्यूस्ड होने लगता है। तो कई बार ऐसा वर्ड लोग सुनने को आपको मिला होगा कि कहते हैं यार तुम आजकल उसके साथ रहते हो तो तुम उससे ज़्यादा लगते हो इंड्यूस्ड हो गए हो, है ना। मतलब उसी की तरह तुम आजकल बिहेव करने लगे हो। कई बार कह देता है कि अच्छा तुम उनके साथ आजकल रहते हो ना, तो इसलिए तुम्हारा ये नेचर आजकल ऐसा हो गया, तुम पहले ऐसा नहीं था, आजकल तुम बदल गए हो। तो सच्चाई ये है कि मतलब मैं नहीं बदल गया, क्योंकि उनके साथ मैं रहा हूँ तो रहते रहते जो है वही वाली प्रॉपर्टी जो है हमारे अंदर इंड्यूस होने लगी है, धीरे धीरे आने लगी है। तो ये जो मेथड है वो हमारा बाय इंडक्शन होता है। तो इन केस ऑफ इंडक्शन मेथड हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी के नियर बाय एक अनचार्ज बॉडी को लाते हैं और वो जो अनचार्ज बॉडी है उनके पास भी चार्ज डेवलप होने लगता है, मतलब वो इंड्यूस्ड होने लगता है। तो जो इंड्यूस्ड होने लगता है उनके पास जो चार्ज आती है उसको हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, उसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। और जो जिसके वजह से हो रहा था, जिसके वजह से हो रही थी, उसको हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। तो जो पहले से चार्ज था, जिनके वजह से होगा वो इंड्यूसिंग है, और जो हो रहा है वो इंड्यूस्ड है। जैसे कोई बाबा जी है, बाबा जी के साथ आप जाते हैं तो आप भी बाबा जी बन जाते हो। तो जो बाबा जी है वो इंड्यूसिंग है, और जो कर रहा है वो इंड्यूस्ड है। मतलब जो मैं अगर बन गया बाबा जी तो मैं इंड्यूस्ड हो गया, और वो जो था वो इंड्यूसिंग था, क्योंकि वो मुझे इंड्यूस्ड कर रहा था, तो वो इंड्यूसिंग है। तो ये मेथड होता है हमारा इंडक्शन में, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जो कूलम्स लॉ है वहीं से हमारा मेन ये चैप्टर जो है प्रॉपरली स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है, न्यूमेरिकल्स जो है वो हर पॉइंट पर आपको मिलता जाएगा। तो कूलम्स लॉ से पहले अब हमारे पास एक टॉपिक बच गया, ये इंडक्शन। उस इंडक्शन को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। और देन इंडक्शन के बाद हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उनको हम लोग डील करेंगे, जो कि चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए एक अपैरेटस है, डिटेक्ट करने के लिए। और तीसरा है हमारा जो मटेरियल है, उस मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट में क्लासीफाई जो करते हैं, जो कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है, वो चीज़ें हैं। तो ये हमारा अगला लेक्चर जो होगा, जो 7th लेक्चर होगा, उसमें ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। और 8th लेक्चर में जो है हम लोग आपको कूलम्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। अगर किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, ओके, थैंक यू, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।